नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। और आज जिस हम नज़रिए की बात करेंगे वो भी विल से जुड़ा है, वसीयत से जुड़ा हुआ है। वैसे वसीयत में मैंने तकरीबन 9 वीडियोज़ बनाए हैं और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है उस एक वीडियोज़ को। लेकिन आज की वीडियो में हम एक नए पहलू पे बात करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि एनआरआई या बाहर इंडिया से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को विल कैसे बनाना चाहिए या उनके विल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों को सेफगार्ड करना चाहिए। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो हमने देखा कि लोगों ने पूछा है कि क्या बेहतर है, क्या क्या एक कंपोजिट विल बनाना चाहिए या सेपरेट विल्स बनाने चाहिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। फिर ये भी क्वेश्चन था कि भाई उनको कहाँ रजिस्टर कराना चाहिए, उनको उनके लिए प्रोबेट में कहाँ जाना चाहिए, कौन सा जुरिस्डिक्शन होगा, कितने एग्जीक्यूटर्स होने चाहिए, क्या एक सिंगल एग्जीक्यूटर होना चाहिए या अलग अलग कंट्रीज़ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए एग्जीक्यूटर्स अलग होने चाहिए। तो जब इन चीज़ों पे मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ी अच्छी जजमेंट मिली जस्टिस रोशन दालवी की, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जज थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। और उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक जजमेंट लिखा हुआ है और मैंने हाल में मैं उनका एक लेक्चर भी सुन रहा था। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनकी बहुत अच्छी समझ है इन चीज़ों को लेकर। मैं जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ वो देविका दामजी शाह वर्सेस रश्मि मुकेश शाह है। ये 2012 वॉल्यूम 114 ब्रैकेट में 5 बॉम्बे LR 2757 ये इसका साइटेशन है। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका फैक्ट, और ये सास बहू की लड़ाई का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये डॉक्टर मुकेश शाह रामजी शाह जो थे उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उनकी मदर का नाम है डॉक्टर देविका और उनकी वाइफ का नाम है रश्मि, और ये केस देविका वर्सेस रश्मि है। डॉक्टर देविका जो मदर की टेस्टेटर हैं वो एक सूट फाइल करती हैं जिसमें वो अपना 1/3 शेयर मांगती हैं। जो भी डॉक्टर मुकेश शाह का स्टेट होता है उनके मरने के बाद जो भी उनकी पूरी संपत्ति होती है उसमें, और वो साथ में ये भी कहती हैं कि जो बिल 2001 का है जिसमें उसके बारे में डिक्लेरेशन मांगती हैं कि ये नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। इस बिल के जरिए डॉक्टर मुकेश शाह ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को आगे दिया था अपने बेटे को। ये विल एग्जीक्यूट होता है मुंबई में और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर इंडिया में ही है, मुंबई में ही है। हालांकि जो डिसीज्ड है वो अपनी बेटे और वाइफ के साथ दुबई के रेजिडेंट थे और इसलिए विल को प्रोबेट करने के लिए वो दुबई में ही कोशिश करते हैं। और वहाँ जो कोर्ट ऑफ सेशन है दुबई में, पहले जो उसका एपेक्स कोर्ट है, पहले तो ये वो रिजेक्ट कर देता है प्रोबेट ये कह के कि भाई ये शरीयत लॉ के अनुसार नहीं है, लेकिन बाद में वो एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है, वो भी ये देखते हुए कि सेक्शन 30 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को विल के ज़रिए डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो इस बैकग्राउंड में मुकदमा आगे बढ़ता है। वाइफ जो है वो इंडिया आती हैं और इंडिया में एक सेक्शन 228 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत एंसिलरी प्रोबेट के लिए कोर्ट को अप्रोच करती हैं। एंसिलरी प्रोबेट के बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे और बताएंगे कि आपको एंसिलरी प्रोबेट क्या है और किस कंडीशन में मांगा जाता है। तो चूँकि होता क्या है कि एंसिलरी प्रोबेट की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो ओरिजिनल विल है इंडिया से बाहर किसी कोर्ट में प्रोबेट हुआ हो और ओरिजिनल विल वहाँ पे डिपॉजिट हो, तो वहाँ के द्वारा जो एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उसकी कॉपी लगा के और जो ऑथेंटिकेट किया जाता है और विल कोर्ट के द्वारा बाहर में उसको लगाकर यहाँ पर एक एंसिलरी प्रोबेट ले लेते हैं। तो वाइफ जो मुकेश शाह की डॉक्टर मुकेश शाह की वाइफ थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था कि एंसिलरी प्रोबेट दिया जाए और इसी एप्लीकेशन को अपोज कर रही थी उनकी मदर। तो अब वाइफ का ये कहना था, उनका ये मेन आर्गुमेंट ये था कि जो दुबई में प्रोबेट दिया गया है वो कंक्लूसिव प्रूफ है विल के जेन्युइन होने का, और सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट के तहत उसको उस जजमेंट को फाइनल माना जाए और यहाँ पे इंडिया में उसको लागू किया जाए। सेक्शन 41 जो है एविडेंस एक्ट का वो डील करता है जो सर्टेन रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स को लेकर,
चाहे वो प्रोबेट से हो, मैट्रिमोनियल से हो, एडमायरलिटी से हो, या इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन में हो। ये जजमेंट ये जजमेंट जो होता है फॉरेन कोर्ट का, वो डिग्री की तरह कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है, और इसका एक लीगल कैरेक्टर होता है जो उस व्यक्ति पे जिसके फेवर में वो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट का, वो एक्रू कर जाता है जब भी जैसे ही वो जजमेंट प्रोनाउंस होता है। लेकिन कैच पॉइंट यहाँ पे ये है कि जजमेंट प्रोबेट के केस में, इंडियन प्रोबेट के केस में कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है, लेकिन फॉरेन कोर्ट के केस में सर्टेन क्राइटेरिया और फुलफिल करना होता है, और ये क्राइटेरिया आता है सेक्शन 13 ऑफ एविडेंस एक्ट में, जिसमें फॉरेन जजमेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 13 अप्लाई इन रेम होता है और एज वेल एज इन पर्सोनम होता है, मतलब व्यक्ति पे भी होता है और औरों पे भी होता है। इन रेम और पर्सोनम का कॉन्सेप्ट है कि पर्सन के अगेंस्ट, और इन रेम मतलब सबके अगेंस्ट। और एक वो कंक्लूसिव होने के लिए उसको जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 13 जो फॉरेन जजमेंट को डील करता है वो कहता है कि इन कुछ सर्कमस्टांसेस में वो कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगे। और उसमें सबसे पहला चीज़ ये कहता है कि जब वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट का है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया हो। दूसरा कि अगर वो जजमेंट मेरिट पे नहीं दिया गया हो। तीसरा, अगर किसी इनकरेक्ट इंटरनेशनल लॉ पे आधारित हो, या इसी के साथ में है कि वो जो लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता हो, और जिस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है वो इंडिया में उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मेन इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उस कोर्ट को द्वारा। और उसके बाद एक है कि जहाँ पे प्रोसीडिंग है जजमेंट का, उसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया हो। और छठा जो चीज़ है कि कोई फ्रॉड से ऑब्टेन नहीं किया गया हो वो जजमेंट, और जो क्लेम है जो क्लेम है वो इंडियन लॉ की किसी इंडियन लॉ को वायलेट नहीं करता हो, या किसी ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ पे आधारित नहीं हो क्लेम। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है वो ये कि कोई भी फॉरेन जजमेंट तब तक कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, या किसी भी फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा अगर वो इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, या कोई इंडियन लॉ जो फोर्स में है उसको ब्रीच करता है, उसको वायलेट करता है। और अगर ऐसा है तो कोई भी फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। अब कोर्ट ने इस वाले केस में, डॉक्टर मुकेश साहब वाले केस में क्या किया? कोर्ट ने कहा कि देखो, बिल इंडिया में मुंबई में एग्जीक्यूट हुआ था, तो प्रॉपर्टीज़ भी वहीं की हैं, तो कायदे के अनुसार इसका प्रोबेट भी मुंबई में होना चाहिए। और ये मुंबई में नहीं जाकर वहाँ हुआ, दुबई में अप्लाई किया गया और दुबई से लिया गया। तो अब एक सवाल ये उठता है कि कहाँ पे प्रोबेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, और ये सवाल हमसे पूछा भी गया था हमारे व्यूअर के द्वारा और हमारे फ्रेंड के द्वारा। जब कहाँ पे बिल का प्रोबेट अप्लाई करना चाहिए? जब प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में सिचुएटेड है। तो दुबई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि उसका जो जजमेंट दिया था, उसने जो दो कॉन्सेप्ट पे अपने जजमेंट को बेस किया था, उसमें सबसे पहला ये था कि जो विल है वो राइटर के द्वारा भी साइन है और इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा भी, और यूएई में दुबई में भी जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा साइन है, इसलिए कोई डाउट की बात नहीं है। और इसलिए उन्होंने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर दिया था। तो अब ये होता है कि भाई जब ये इस चीज़ों को इस रीजनिंग पे दिया गया तो क्यों इंडिया में कंक्लूसिव नहीं है? तो इसका स्पेसिफिक आंसर यही है कि इंडिया में विल को एग्जीक्यूट करने के स्पेसिफिक प्रोविज़न हैं जो सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं। वो स्पेसिफिक रूल्स बनाया हुआ है वहाँ पर कि आप जब भी कोई बिल बनाएगा तो इस रूल्स को फॉलो करेगा कि साइन कब होना चाहिए, दो टेस्टेटर का साइन जो उसकी वसीयत करता है कि मौजूदगी, दो अटेस्ट करने वाले का साइन वसीयत करता है कि मौजूदगी में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं स्पेसिफिकली सेक्शन 63 में। और दुबई के कोर्ट ने विल के जेन्युइननेस को एग्जामिन करते वक्त इस सेक्शन 63 के प्रोविजंस को नहीं देखा, या इस जैसे कोई सिमिलर प्रोविजन को नहीं देखा। उसने ये देखा कि विल पे साइन है और विल के
इंडियन ऑफिसर के भी हैं और दुबई के ऑफिसर के भी हैं, इसलिए उसको दे दिया। तो इस वजह से इसको कंक्लूसिव नहीं माना गया, क्योंकि सेक्शन 63 में जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पे एक जिसको कंसिडर किया गया दुबई कोर्ट के द्वारा, वो था सेक्शन 30। सेक्शन 30 में ये प्रोविज़न है कि वो अपने अपने प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है, केवल उसको कंसिडर किया गया। और जो भी सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो प्रोविज़न है उसको स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसको फॉलो नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको डील किया जस्टिस रोशन दहलवी ने, और जो इससे रेलिवेंट है वो है सेक्शन 44A CPC। वो इस पर डील एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, फॉरेन डिक्री को या फॉरेन जजमेंट का, कि अगर जो एग्जीक्यूशन है किसी डिग्री का जो किसी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में किया गया है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी से मतलब है कि जहाँ वहाँ के लॉ को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे लॉ को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, और इस पर एक ट्रीटी दो गवर्नमेंट आपस में साइन कर लेती हैं। तो इस केस में जहाँ भी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट, किसी भी सुपीरियर कोर्ट का रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में अगर फाइल किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको एग्जीक्यूट करता है ये मानकर कि भाई वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज से ही द्वारा ही फाइल किया गया, पास किया गया। तो अब एक सवाल जो उठता है कि क्या दुबई हमारे लिए रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है? तो इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट ने देखा कि एक एग्रीमेंट जरूर साइन हुआ था, और जिसका गजट नोटिफिकेशन भी 16 दिसंबर 2000 को आया था। वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूनाइटेड अरब इमारात गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, और वो एग्रीमेंट डील करता है कि जुडिशियल कोऑपरेशन, सिविल नेचर का, कमर्शियल मैटर्स का रिलेटेड जो मैटर्स होगा उसका एग्जीक्यूशन या आर्बिट्रल अवार्ड का एग्जीक्यूशन आपस एक दूसरे कंट्री में कैसे होगा। और इसमें पर्टिकुलरली इस जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका आर्टिकल 20 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये बताता है कि डिक्री और अवार्ड को रिकॉग्नाइज जो सेक्शन 13 CPC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहीं पर जो जस्टिस दहलवी ने जो डिस्टिंग्विश किया यहाँ पे इस केस में, डॉक्टर मुकेश शाह के केस में, केविल के केस में, उन्होंने कहा कि सेक्शन 13 में जो एक्सेप्शंस हैं उसको इस एग्रीमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है या उसको आउटलाइन नहीं किया गया है। तो जो भी एग्रीमेंट इस एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, जो भी फॉरेन जजमेंट या डिक्री इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा, उसको कंसीडर वो उस अवार्ड और डिक्री के पैरामीटर में नहीं फिट होगा, जिसको कि फॉरेन कंट्री के अवार्ड को एक्सेप्ट करके सेक्शन 13 के तहत और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो और इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जो वहाँ पे प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया गया दुबई कोर्ट के द्वारा, उन्होंने बिल के जेन्युइननेस को और उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन को सेक्शन 63 के ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के परिप्रेक्ष्य में, के बैकग्राउंड में नहीं देखा है, इसलिए वो फॉरेन डिक्री हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एंसिलरी प्रोबेट का जो एप्लीकेशन लगाया था डॉक्टर मुकेश शाह की वाइफ ने, उसके बारे में कोर्ट ने ये कहा कि जो फॉरेन कोर्ट जब भी कोई डिग्री पास करती है या प्रोबेट पास करती है, प्रोबेट के केस में प्रोबेट पास करती है, तो ओरिजिनल विल वो अपने पास डिपॉजिट कर लेती है, और उसके बाद उसका एक अटेस्टिंग या सर्टिफाइड या प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है जो ओरिजिनल विल की जगह पे होता है, और उसको फाइल करके यहाँ पे इंसलरी प्रोबेट लिया जाता है सेक्शन 228 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत। इस केस में डॉक्टर मुकेश शाह का ओरिजिनल विल फाइल किया गया था कोर्ट में इंसलरी प्रोबेट लेने के लिए। तो कोर्ट ने कहा जब ओरिजिनल विल वहाँ डिपॉजिट ही नहीं हुआ और वो आप हमारे यहाँ डिपॉजिट किया हुआ है, तो इसका मतलब कि जिस 228 का जो प्रोविज़न है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने उनकी वाइफ के द्वारा, डॉक्टर मुकेश शाह की वाइफ के द्वारा फाइल किया हुआ जो 228 के लिए एंसिलरी प्रोबेट के लिए जो एप्लीकेशन था उसको डिसमिस कर दिया। और इस जजमेंट में उन्होंने जो सवाल के जवाब जो हमारे ये थे
कि कहाँ पे प्रोबेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो नॉर्मल जो प्रोसेस है या जो नॉर्मल जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ये है कि जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, आप वहाँ का लॉ उसको गवर्न करता है, तो वहीं पर प्रोबेट अप्लाई होना चाहिए। इस केस में जो डॉक्टर मुकेश शाह की प्रॉपर्टी थी, सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में थी, केवल उनके 2 बैंक अकाउंट दुबई में थे, और जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ अप्लाई किया। तो कायदे के अनुसार ये इंडिया में अप्लाई होना चाहिए, और कोर्ट ने इस बात को कहा भी कि चूँकि विल बना हुआ मुंबई का है, प्रॉपर्टीज़ मुंबई में है, तो इनका प्रोबेट भी मुंबई में होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी विल कोई एनआरआई बनाता है, तो जहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमूवेबल, वहाँ उस जगह के प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, उसके एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूटर अलग से अपॉइंट होना चाहिए। अगर ये अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है, दुबई में भी है, या अगर यूएसए में भी है, तो बेहतर ये हो कि 3 विल बनाए, और तीनों विल के में अलग अलग जो भी कन्वीनियंस के अनुसार जो एग्जीक्यूटर है अपॉइंट करें, जिससे कि उन्हें सुविधा होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये वीडियो देखा। जो हमारे और दूसरे वीडियोस हैं जो अलग अलग पहलू को डील करते हैं वसीयत के, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसे अगर देखा है तो ठीक है, और नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आपके मन में जो भी चीज़ आता है और उस टॉपिक से रिलेटेड होता है जिस पर वो वीडियो है, तो उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप उसे ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।